हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं जो लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी के जीवन परिचय के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में और भाषा शैली के बारे में और साहित्य में जो स्थान रहा है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो अगर आप 10वीं या 12वीं के छात्र हैं तो ये लेखक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक होने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इनके जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे रामवृक्ष बैनीपुरी के। रामवृक्ष बैनीपुरी का जो जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। कहा जा रहा है कि जो रामवृक्ष बैनीपुरी का जन्म 1902 में और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक बैनीपुर ग्राम में हुआ था और ये एक साधारण किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और ये बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधूरी रह गई थी और ये रामवृक्ष बैनीपुरी जो लेखक हैं इन्होंने 1920 में जो असहयोग आंदोलन था उसमें भाग लिया था, जिसके कारण इनकी जो स्कूली शिक्षा थी वो अधूरी रह गई। बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में इनने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1968 में इनका निधन हो गया था। सन 1968। रचनाओं की बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं। सबसे पहले देखेंगे इनके उपन्यास में पतितों के जो देश में, ये इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है रामवृक्ष बैनीपुरी का, पतितों के देश में। और रेखा चित्र की बात करेंगे कि इनने रेखा चित्र में क्या लिखा है, माटी की मूर्तें और लाल तारा आदि इनकी ये प्रमुख रेखा चित्र रही हैं। निबंध की बात करेंगे गेहूँ बनाम गुलाब मसाल और बंदे बाड़ी विनायको, ये इनके 3 प्रमुख निबंध रहे हैं, निबंध रचनाएं रही हैं। अब कहानी की बात करेंगे तो कहानी में चिता के फूल ये इनकी एक प्रसिद्ध कहानी रही है रामवृक्ष बैनीपुरी की और कहानी संग्रह भी इनकी एक प्रसिद्ध ये कहानी रही है। जीवनी की बात करेंगे महाराजा प्रताप सिंह, ये इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये महाराजा प्रताप सिंह की जीवनी ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और जो कार्ल मार्क्स एक धार्मिक गुरु थे, एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। जो कार्ल मार्क्स थे रिलीजियस रिफॉर्मर थे और जयप्रकाश नारायण, ये तीनों की जो जीवनी वो रामवृक्ष बैनीपुरी के द्वारा लिखी गई है। अब बात करेंगे इनके भाषा शैली के बारे में कि इनकी कौन कौन सी भाषाएं रही हैं। देखो, भाषाओं की बात करेंगे इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसमें सरलता और सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। इनकी जो भाषा है वो एकदम सरल थी और सुबोधता थी, जिसमें सजीवता पाई जाती है। मुहावरों और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ गई है। इनके जो मुहावरों और कहावतों से भाषा में एक सुंदरता आ गई है और इनकी सरल और सुबोध भाषा रही है और जिसके कारण इनकी भाषा में सजीवता पाई गई है। अब बात करेंगे इनकी शैली की बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी शैली रही हैं। इनकी शैली के विविध रूप निम्न प्रकार से हैं। पहले है इनकी वर्णनात्मक शैली में क्या होता है, इन्होंने किसी वस्तु अथवा घटना का वर्णन करते समय इस शैली का प्रयोग किया है। जब आप किसी घटना या किसी वर्णन करते हो तो उस समय वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। इस शैली की भाषा सरल और सुबोध है। इस जो वर्णनात्मक शैली जो होती है इसकी जो भाषा एकदम सरल होती है और सुबोध होती है। ये वर्णनात्मक शैली का प्रयोग कब करते हैं, जब आपके मन में जब कोई घटना या वर्णन करते समय इस शैली का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे भावात्मक शैली। ये भावात्मक शैली का प्रयोग कब करते हैं, भावात्मक शैली, यह शैली इनकी प्रधान शैली है। इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता होती है। जो भावात्मक शैली होती है इसका प्रयोग कब करते हैं, जब आप किसी निबंध या किसी उपनिषद बोले तो किसी उपन्यास को लिख रहे होते हैं, उसके भावात्मक का जो प्रयोग करते हैं उसे भावात्मक शैली कहा जाता है। अब बात करेंगे प्रतीकात्मक शैली की। जो प्रतीकात्मक शैली क्या होती है,
तो प्रतीकात्मक शैली बेनीपुरी अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं। ये इनकी प्रतीकात्मक शैली जो होती है, जब आप किसी बात को सीधे सीधे ना कहकर एक प्रतीकों के मध्य से कहते हैं तो उसे प्रतीकात्मक शैली कहा जाता है। इनके निबंधों में इस शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। जब इनने निबंधों की रचना की है तो इस निबंधों में इनके जो प्रतीकात्मक शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। अब बात करेंगे आलोचनात्मक शैली की, कि आलोचनात्मक शैली क्या रही है इनकी। बेनीपुरी ने समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। जो बेनीपुरी थे, इनने समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। ये इनकी आलोचनात्मक शैली होती है। आलोचनात्मक शैली का प्रयोग कब करते हैं? जब आप किसी समीक्षा के समय आलोचनात्मक बातें या आलोचनात्मक बातें या किसी घटना के बारे में सोच रहे होते हैं और किसी बोले तो रचनाओं का वर्णन कर रहे होते हैं, तब वो प्रयोग की गई शैली एक आलोचनात्मक शैली कहलाती है। अब बात करते हैं इनके साहित्य में इनका कौन सा स्थान रहा। इनका कौन सा साहित्य में स्थान रहा है? भाषा शैली पर जो बेनीपुरी जी का असाधारण अधिकार है। जो भाषा शैली है, इस पर बेनीपुरी जी का एक असाधारण अधिकार है। भाषा जो सर्वथा और सहज और स्वाभाविक है। इनकी जो भाषा है वो सर्वथा और सहज और स्वाभाविक है। इन्होंने कई पात्र और पत्रिकाओं का संपादन किया है और इनने नाटकों, निबंधों और कहानियों और रेखाचित्रों की रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार की वृद्धि की है। बताया जा रहा है कि इन्होंने कई पत्र और पत्रिकाओं का संपादन किया है और नाटकों और निबंधों और कहानियाँ और रेखाचित्रों की रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार की वृद्धि की है। इन्होंने हिंदी साहित्य के भंडार की वृद्धि की है क्योंकि इन्होंने जो नाटक, निबंधों और कहानियों और रेखाचित्र और पत्रिकाओं का एक रचनात्मक हिंदी साहित्य में एक क्या रचना की है, जिसके कारण इन्हें हिंदी साहित्य के भंडार की वृद्धि के रूप में जाना जाता है। और एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। कहा जाता है कि जो देशभक्त के रूप में और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी का जो नाम हिंदी साहित्य में एक अमर रहेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में ये रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक अपनी अलग ही जगह बनाई थी। क्योंकि ये हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान एक सबसे वृद्धि पूर्वक रहा है, क्योंकि इनने हिंदी साहित्य में एक नाटक, कहानी और जो निबंधों और रेखाचित्र की एक वर्णनात्मक रचनाएं की हैं। इसलिए इन्हें एक देशभक्त भी कहा जाता है और हिंदी साहित्य के रूप में बेनीपुरी का नाम हिंदी साहित्य में एक सबसे अमर रूप में लिया जाता है। तो आई होप आपको जो रामवृक्ष बेनीपुरी एक जो लेखक हैं, इनके साहित्य परिचय के बारे में पता चल गया होगा, तो जिससे कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य में बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया है। तो आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मैं इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस जल्द मिले।